नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है साइकोलॉजी से संबंधित। पहले ही वीडियो में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का परिचय, दूसरे में हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, और आज हम उन पद्धतियों, उन विधियों के बारे में जानेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त की जाती हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण है और लगभग सभी विधियों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कि कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो इसमें प्रयुक्त होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। केवल हम शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ हमारा पाठ्यक्रम है तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पद्धतियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इनके भाग किए जाएं इनकी विषय वस्तु के अनुसार, तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है निरीक्षण विधियाँ, दूसरी है प्रयोगात्मक विधि और तीसरी है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो जैसे ही क्रम है उसी क्रम से हम इनको यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरीक्षण विधियों की। तो निरीक्षण विधि भी जो सबसे पहली विधि है इसके अंतर्गत वो है आत्मनिरीक्षण विधि। इसको हम परंपरागत विधि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, आत्मनिरीक्षण करता है। इसमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, ये हम डिटेल से आगे जब हमारा जो पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इनका नाम और इनके प्रवर्तक ये हम देखेंगे, ताकि वहाँ जब हम पढ़ें तो ये हमसे ऐसे हो कि ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि है जो 3 प्रकार की में, उसमें इसके अंतर्गत जो आने वाली जो विधि है वो आत्मनिरीक्षण विधि, और इसके जो समर्थक हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया अपने प्रयोगों में वो है वुंट, टिचनर और जॉन लॉक। तो तीनों ही इसके समर्थक रहे हैं। निरीक्षण विधियों में दूसरे प्रकार की विधि है, दूसरे नंबर की विधि है बहिर्दर्शन विधि, जिसके जो समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं वो हैं जेबी वॉटसन। क्योंकि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है और व्यवहार बाहर से ही देखा जाता है, इसीलिए बहिर्दर्शन आपको व्यवहार से जोड़कर इसको याद रखना है कि बहिर्दर्शन यानी बाहरी व्यवहार देख करके और अध्ययन करना बहिर्दर्शन विधि कहलाती है, और इसके प्रवर्तक हैं जेबी वॉटसन। तीसरी निरीक्षण विधि में है गाथा वर्णन विधि, पूर्व अनुभवों का वर्णन, यानी कौन कौन से उसके वर्णन रहे हैं जीवन में, उन सारे अनुभवों का वर्णन करके और अध्ययन करना गाथा वर्णन विधि कहलाती है। और इस विधि का जो संबंध है वो केवल चेतन ज्ञान से है, अचेतन ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये 3 विधियाँ थी, आत्मनिरीक्षण, बहिर्दर्शन और गाथा वर्णन। ये सारे के सारे जो विधियाँ हैं वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर की हमारी विधि है प्रयोगात्मक विधि। एक ही है इसलिए इसके कोई अधीन आने वाली कोई विधियाँ नहीं है। तो हम प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं वुंट। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्रयोगों के आधार पर जो रिजल्ट होता है वो लगभग उसके जो सही होने के चांस हैं वो अत्यधिक रहते हैं, इसलिए प्रयोगात्मक विधि को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विधि माना है। उदाहरण, पुरस्कार प्रदान करके प्रयोग करना। तो पुरस्कार प्रदान करके बालकों पर या व्यक्ति पर प्रयोग किए जाते हैं। किस तरह से प्रयोग होता है ये भी हम आगे अपना जो पाठ्यक्रम होगा वहाँ देखेंगे। यहाँ सिर्फ मोटे मोटे तौर पर जो बिंदु है उनको याद रखना है। तो पुरस्कार प्रदान करने की और प्रयोग करने की जो विधि है इसमें 3 चर होते हैं। पुरस्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि में पूछे तो कितने प्रकार के चर होते हैं, तो याद रखना है 3 प्रकार के चर होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा है नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर की बात करें तो पुरस्कार को यहाँ पर स्वतंत्र चर माना गया है और सीखना आश्रित चर है, क्योंकि पुरस्कार के आधार पर जो अधिगम करवाया जा रहा है कि किस तरह से जिनको पुरस्कार दिया गया उनके अधिगम में, उनके अधिगम की जो गति है वो क्या रही, जिनको नहीं दिया गया उनके अधिगम की गति क्या थी। तो ये जो सीखने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम आश्रित चर कहते हैं। और तीसरा है उम्र, यौवन आदि, इनको कहते हैं नियंत्रित चर, यानी इन पर पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको आश्रित चर कहते हैं। और ये है नियंत्रित, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये 3 प्रकार के चर जो प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, और संख्या में ये सबसे ज़्यादा है, तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि संख्या में ज़्यादा है और वो
आसानी से याद हो जाती हैं, क्योंकि उसमें 3 थी, वो भी सरल थी, और प्रयोगात्मक 1 है जिसमें पुरस्कार से संबंधित चर आदि याद रखना है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अधीन आने वाली जो पहली विधि है वो है जीवन इतिहास विधि, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है टाइडमैन, जिसको हम नैदानिक विधि भी कहते हैं। तो बस सिर्फ इतना याद रखना, जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक टाइडमैन, और ये कौन सी विधियों के अंतर्गत आती है? वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत। दूसरे नंबर की है साक्षात्कार विधि, यानी आमने सामने वाली विधि। और साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार यहाँ 4 प्रकार से होता है इस विधि में। पहला है संरक्षित साक्षात्कार, यानी जो पूर्व में निर्धारित होता है क्या पूछना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछना है। दूसरा है असंरक्षित साक्षात्कार, जिसमें अनौपचारिक प्रश्न पूछते हैं, यानी बिना किसी पूर्व तैयारी के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, निकट रूप से प्रश्न, यानी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न, उसके व्यक्तिगत जो पर्सनल लाइफ है उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथे नंबर का जो साक्षात्कार है वो है समूह साक्षात्कार, यानी अनेक व्यक्तियों से एक साथ प्रश्न पूछना, एक साथ उनका इंटरव्यू लेना समूह साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। तो साक्षात्कार विधि वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। और साक्षात्कार कितने प्रकार का है? संरक्षित, असंरक्षित, व्यक्तिगत और समूह। ये पूछे तो इस तरह से हमें दोनों तरह से याद रखना है कि अनौपचारिक प्रश्न कौन से प्रकार के साक्षात्कार में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो याद रखना है असंरक्षित। निकट रूप से प्रश्न कौन से साक्षात्कार में पूछे जाते हैं, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार। अच्छी तरह इसको याद रखना है। अगली हमारी वस्तुनिष्ठ विधि है प्रश्नावली विधि, कागज पेंसिल परीक्षण विधि भी इसको कहते हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है वुडवर्थ। उसके बाद में हम बात करें कि जिस तरह से हमारा साक्षात्कार 4 प्रकार का था, उसी तरह से प्रश्नावली के भी 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है बंद प्रश्नावली, जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना होता है। उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर की है खुली प्रश्नावली, उत्तर देने की स्वतंत्रता, यानी आप अपने शब्दों में इच्छित उत्तर यहाँ प्रदान कर सकते हैं जितना आप जानते हैं। तीसरा है चित्रित प्रश्नावली, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चित्रों के माध्यम से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें मिश्रित प्रश्न होंगे, हाँ या ना वाले भी होंगे, जिसमें बड़े भी होंगे, चित्रों के माध्यम से भी होंगे। तो इस तरह से कौन से प्रश्न किस तरह के प्रश्नावली में पूछे जाते हैं वो भी आपको याद रखना है। अगली हम वस्तुनिष्ठ विधि की बात करें, चौथे नंबर की वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि। इसके प्रवर्तक हैं J.L. मोरेन। समाज यानी समाज का अध्ययन करके और प्रयोग करके और निष्कर्ष पर पहुंचना इस विधि का काम है। बात करते हैं कि सामाजिक समूह की संरचना का अध्ययन और समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का पता लगाना, यानी जो सामाजिक जो समूह है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है, और उस समूह में जो जो व्यक्ति शामिल थे उनमें प्रत्येक व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या व्यवहार है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और इस विधि के प्रवर्तक हैं J.L. मोरेन। उसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर की हमारी विधि है उपचारात्मक विधि। उपचार शब्द वैसे मेडिकल क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए हम नीचे देख भी रहे हैं। उपचार व निदान के माध्यम से इसका प्रयोग होता है और चिकित्सा शास्त्र से इसको ग्रहण किया गया है। तो इस विधि को कहाँ से लिया गया है शिक्षा में? चिकित्सा शास्त्र से। व्यक्ति के व्यवहारात्मक समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो इस विधि में व्यक्ति की जो व्यवहारात्मक समस्याएं हैं, व्यवहार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से, यानी स्तर के अनुसार इसको संपादित किया जाता है। इसकी विशेषता, लास्ट जो विशेषता उपचारात्मक विधि की, वह है कि भावात्मक रूप से उत्तेजित अपराधी और हकलाने वालों का उपचार, यानी जो भावनात्मक रूप से शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, या फिर जो बालक अपराधी हो गए हैं, जो व्यक्ति अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, या फिर कई होते हैं जो बचपन से ही बोलते समय हकलाते हैं। तो तीनों प्रकार के व्यक्तियों का जो उपचार होता है वो इसी विधि के माध्यम से होता है, उपचारात्मक विधि से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कैसे भी घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछे, हर तरीके से इसको याद रखना है। 6ठे नंबर की विधि है विकासात्मक विधि, जिसको हम जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इसमें गर्भावस्था से लेकर जन्म तक व वयस्क अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के
मानसिक व व्यवहारात्मक परिवर्तन का अध्ययन। तो विकासात्मक विधि में अध्ययन को दो भागों में बांटा, एक तो गर्भावस्था से लेकर जन्म तक और दूसरा है वयस्क अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत। किस किस चीज़ का इसमें अध्ययन होता है? तो मानसिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन, यानी क्या क्या उसमें मानसिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन हुए जीवन भर, उनका अध्ययन ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। और ये दो प्रकार के, एक तो दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक अध्ययन करते रहना, और एक समकालिक यानी उसके जीवन से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करके उसमें क्या क्या बदलाव आए और तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना, समकालिक। इस तरह से इसके दो भाग हैं। 7वें नंबर की हमारी विधि है तुलनात्मक विधि, यानी कंपेयर करके, तुलना करके। समानता और असमानताओं का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। जैसे पशु और मानव व्यवहार में तुलना। अगली हमारी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर स्तर पर ये इसका नाम आता है, आपने देखा भी होगा, प्रश्न भी आपको लगभग मिल ही जाता है। इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, और इसका जो विकास किया है, इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो एडलर और जुंग ने किया है। तो विकास का कार्य एडलर और जुंग ने किया है, और इसको बनाने वाले, जो निर्मित करने वाले इस विधि को, वह है सिगमंड फ्रायड। इसमें व्यक्ति की मानसिक ग्रंथियों का पता लगाया जाता है और व्यवहार हेतु अचेतन मन उत्तरदायी। और सिगमंड फ्रायड कहते हैं इस विधि में कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो कारण है, जो उसके पीछे जो कारण होता है, वो अचेतन मन होता है। अचेतन मन की यहाँ बात आई है तो हम देख लेते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली अवस्था है चेतना अवस्था, जो कुल 1/10 होती है, यानी 10 भागों में से 1 भाग केवल चेतन अवस्था का होता है। अचेतन अवस्था की बात करें, जो बाकी जो 9 भाग हैं, यदि 10 भाग मन के किए जाएं, उनमें से 9 भाग अचेतन अवस्था, और तीसरा इसका भाग है, अवस्था है अर्धचेतना अवस्था। चेतन और अचेतन मिश्रित को अर्धचेतना कहते हैं। 9वें नंबर की हमारी वस्तुनिष्ठ विधि है सांख्यिकी विधि। एक नवीन विधि है जो वर्तमान में अत्यधिक प्रयुक्त होती है। प्रयोगों के परिणामों की सत्यता, विश्वसनीयता और परिशुद्धियाँ आंकी जाती हैं। तो इस विधि के माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, उनकी कितनी सत्यता है, कितने वो विश्वसनीय हैं और कितने वो शुद्ध हैं, ये सब सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत आंके जाते हैं परीक्षण परिणामों के आधार पर। और जो परीक्षण है वो परिणामों के आधार पर ही इसमें होता है। नेक्स्ट हमारी वस्तुनिष्ठ विधि, और जो 10वें नंबर की है परीक्षण विधि, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि के अध्ययन से और आधुनिक युग में सर्वाधिक उपयोगी। और अंतिम हमारी शैक्षणिक विधि है मनोविज्ञान से संबंधित, वह है मनोभौतिक। 2 शब्दों से मिलकर बना है, मन और भौतिक। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का इसमें अध्ययन किया जाता है कि मन पर कौन से प्रभाव का क्या असर है, कौन सी चीज़ का क्या असर पड़ता है, उसी तरह से शरीर पर भी कौन से वस्तु या कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसको मनोभौतिक विधि कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 11 विधियों की यहाँ पर चर्चा करी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि वैकेंसी तक, परीक्षा तक आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो लगभग जो कोर्स है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार किए हुए जो नोट्स हैं, जिनका अध्ययन मैंने अपनी तैयारी में किया था और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन प्राप्त किया था, वो आपको यहाँ उपलब्ध हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद।